कोविड के दौरान और उससे पहले कई भर्तियां ऐसी थी जो पूरी हो चुकी थी, पूर्ण फौज की भर्तियां। 1.5 लाख नौजवानों को फौज में भर्ती किया गया था। उनका फिजिकल, सारी वेरिफिकेशन, टेस्ट सब कुछ पूरा हो चुका था। ज्वाइनिंग शेष बाकी थी। लेकिन जब ये अग्निपथ योजना आई तो वो 1.5 लाख जो पक्की भर्ती में सरकार द्वारा चयनित नौजवान थे, उनकी ज्वाइनिंग पे प्रश्न चिन्ह लग गया। आज तक वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जंतर मंतर पे धरना बहुत लंबे समय से चल रहा है। मैं स्वयं कई बार उस धरने में गया हूँ। 1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी से मिले और राहुल गांधी जी ने तुरंत इनकी बात को अच्छी तरीके से उठाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी तभी से हम इनकी बात को देश की सरकार के सामने हम लोग रख रहे हैं। आज जैसा कि अभी बताया था सचिन जी ने, ये लेटर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये लेटर राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, और उनसे ये आग्रह कि इन 1.5 लाख चयनित फौजियों को, आपकी सरकार और आपकी फौज द्वारा चयनित फौजियों को ज्वाइनिंग मिले और हम इनके संघर्ष में इनके साथ हैं। और जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी ये लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर हम सरकार से सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये योजना लाई जाए, ये किसकी मांग थी? आखिर किसकी मांग पे अग्निपथ योजना आई? ये निश्चित तौर से देश की फौज की मांग नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश की फौज देश का एकमात्र ऐसा संस्थान जिस पे हर देशवासी को गर्व है। देश के गौरवमय इतिहास में पार्टियां सरकारों में अंदर बाहर होती हैं, सत्ता में कोई रहता है कोई नहीं रहता, लेकिन देश की फौज एक ऐसी हमारी जिसने हमेशा देश के तिरंगा को ऊपर रखने का काम किया। चाहे वो 1971 की पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, लेकिन हमारी देश की फौज, भारतवर्ष की जीत हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। और चाहे वो करगिल का युद्ध हो जिसमें पाकिस्तान के शीश को झुकाने का हमने काम किया हो, चाहे उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हो, सरकार में कौन सी पार्टी रहती है उसके से ऊपर ये फौज थी। ये राजनीतिक बातों से ऊपर हमारी देश की फौज हमेशा रही है और देश को हमेशा अपनी फौज पे गौरव रहा है। और देश तो फौज में बदलाव की जरूरत क्यों आई, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। ना तो देश के नौजवान ने मांग करी, वो देश का नौजवान जो सुबह 4-5 बजे उठकर अपने खेत से निकलता है, स्टेडियम में खेत में दंड बैठक करके रेस लगाता है, तैयारी करता है, देशभक्ति का भाव जिसके दिल में कूट कूट के भरा है, ना तो उस नौजवान ने मांग करी, ना देश की फौज की तरफ से कोई मांग उठी। तो देश के हमारे जनरल, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे जी ने कहा कि ये एकदम से आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था। ना किसी राजनीतिक दल ने मांग करी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ना घोषणा पत्र में था किसी राजनीतिक दल के, ना इतने वर्षों में मांग आई कि देश की फौज की चयन प्रक्रिया बदली जाए। जिस फौज पे हमें गर्व था, जिस फौज ने बार बार दुश्मन को का शीश झुकाने का काम किया था, हमेशा हमारे झंडे तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया था, उसकी भर्ती प्रक्रिया बदली जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं ये ऐसा फैसला आपने क्यों लिया? और इस फैसले के अब दुष्परिणाम देश के सामने आने लगे। पहला दुष्परिणाम, जैसा कि हमने आपत्ति इस पे करी कि 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापस आ जाएगा, तो कहां जाएगा? जिस पर कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया कि ऐसे नौजवानों को भाजपा कार्यालय के द्वार पे चौकीदार की हम नौकरी देंगे। मैं बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये देशभक्ति का भाव, आप देश की फौज पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश की फौज में जो नौजवान जाता है जिस देशभक्ति के भाव से, वह आपके कार्यालय के बाहर 4 साल के बाद आकर चौकीदार के भाव बनने के भाव से नहीं वो जाता, वो देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने की बात का अपने मन में सोच के जाता है। हमने कहा कि 4 साल बाद क्या होगा, और दुष्परिणाम सामने आए। ये पहले पता था कि बिना पेंशन के
वापस आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में, हरियाणा में आकर 2014 का अपना चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया था और कहा था 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे, नो रैंक नो पेंशन, बिना पेंशन के वापस आ गया। लेकिन उसके साथ साथ दुष्परिणाम, अभी शहीद में फर्क नहीं किया जाता, दुश्मन की गोली में फर्क नहीं किया जाता, और जो जवान अपनी छाती अड़ाए दुश्मन की गोली के आगे, उसकी छाती में फर्क नहीं हो सकता। लेकिन इनने कर दिया। अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी जो शहीद होगा अग्निवीर, ग्रेचुइटी नहीं, मेडिकल जो है मेडिकल फैसिलिटीज पे आश्रित पत्नी बच्चे माता पिता को नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पूर्व सैनिक का दर्जा पूर्णतः नहीं मिलेगा, और इस सर्विस के दौरान डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, केवल लमसम तनख्वाह मिलेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल। लमसम तनख्वाह का मतलब यह है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्चुअल फौज की मांग कहां से आई, हमारा मानना है ये हमारी मांग है, सरकार जवाब दे। उसके बाद एक और इसमें एक पहलू, देश की फौज को, जो सशक्त हमारी फौज थी, उसमें कैसे क्या असर होगा दूरगामी इसका, उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। जहां 60 से 65 हजार की भर्ती हर साल होती थी, वहां 45 हजार अग्निवीर लिए गए पिछले वर्ष। अगर भर्ती की रफ्तार को इसी रेट से आगे बढ़ाया जाएगा तो 14 लाख की हमारी फौज घटकर 8 लाख की फौज हो जाएगी 10 वर्ष के अंदर। तो देश की फौज पे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, और जो भर्ती किए जा रहे हैं नौजवान, उनका क्या मनोबल रहेगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से जो ट्रेनी थे अग्निवीर, वो ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ गए। तो फौज का क्या मनोबल रहेगा, उसका दूरगामी प्रभाव देश की फौज पे, देश की सीमा सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा, इस बात को लेकर हमारे को चिंता है। और बहुत से ऐसे प्रदेश जैसे हरियाणा प्रदेश, हमारे प्रदेश में नौजवानों के दिलों में जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने का जज्बा, सुबह उठ के कड़ी परिश्रम, मेहनत, प्रैक्टिस, दंड बैठक, रेस, अपने गांव में, अपने शहर कस्बे में जो नौजवान लगाता था कि देश के तिरंगे में लिपट के अगर मेरा शरीर कभी शहीद होकर अगर वापस आए तो वो मेरे लिए गौरव का विषय होगा। उस देश में, उस प्रदेश, हरियाणा जैसे प्रदेश में, जहां हर साल आजादी के बाद से 2019 तक 5,500 की हमारी पक्की भर्ती होती थी, आज वो पिछले वर्ष केवल 964 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 722 वापस आ जाएंगे, केवल 210 के करीब पक्के किए जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती है जैसे हरियाणा जैसे प्रदेश में, और कहां केवल 210 की पक्की भर्ती प्रति वर्ष। ये कितना, मैं समझता हूं कि जहां हमारा नौजवान देश की सीमाओं पे जाकर अपनी जान हथेली पे रख के देश का सुरक्षा करता था, आज वो डंकी के रास्ते दूसरे देशों की सीमाओं पे गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेशन के माध्यम से उन सीमाओं के अंदर जाकर वहां पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई हरियाणा में, कहीं अपराध की बात आ रही है, तो स्थिति है। तो आज नौजवान की रुचि कम हुई, कोचिंग सेंटर बंद हो गए। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे प्रदेशों में कोचिंग सेंटर जो फौज के होते थे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बंद हो गए। तो रुचि कम हुई नौजवान की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो भेद किया जा रहा है अग्निवीरों में और जो पक्की भर्ती किए गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फौज की जो कमी आई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश की रक्षा सुरक्षा के लिए ये जो बात हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूं कि फौज पे राजनीति कर कर आप राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते। फौज को अगर कोई फैसला आपका फौज को कमजोर करने का काम करता है तो आप राष्ट्रभक्त या देशभक्त होने की अपनी बात नहीं कह सकते। और इसीलिए हमारी मांग है अग्निपथ योजना वापस ली जाए, पक्की भर्ती दोबारा से शुरू की जाए और इन 1.5 लाख जो
भर्ती के तहत नौजवान भर्ती किए गए थे भारतीय सेना द्वारा, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, इनको तुरंत ज्वाइनिंग मिले। इन दोनों मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है। हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जय जवान अभियान कांग्रेस पार्टी ने उसका बिगुल फूंका है, जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है, आने वाले समय में और सुनाई देगी। और इस संघर्ष के रास्ते पे हम रहेंगे और यदि कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलेगा देश में तो हम ये पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराएंगे, देश की फौज पे जो गौरव था उसको दोबारा बनाएंगे और इन 1.5 लाख नौजवानों को भी नियुक्ति फौज में दिलाएंगे। जहाँ तक जब 10 वर्ष का यूपीए का कार्यकाल था उसमें कितनी एमएसपी पे वृद्धि हुई और भाजपा में कितनी वृद्धि हुई, इसकी विस्तृत जानकारी बार बार मैंने सदन में भी दी और आपको भी दी है। लगभग एमएसपी गेहूं, धान, तिलहन, अलग अलग तरह की पल्सेस, अगर आप एवरेज औसतन देखें तो यूपीए कार्यकाल में लगभग 100% उसमें वृद्धि हुई एमएसपी में। और अभी की आप देखें इन 10 वर्ष में तो 30 से 40% वृद्धि हुई। किसान की आमदनी दुगने की बात थी, किसान की एमएसपी को बढ़ाने का दर आधे से भी कम करने का कोई इस सरकार का किसानों को कोई बात नहीं कही गई थी। किसानों के साथ धोखा हुआ है, एमएसपी उस रफ्तार से बढ़ाई नहीं गई, ना जो है किसान की आमदनी दुगनी हुई, किसान पे कर्ज दुगना हुआ। 9 लाख करोड़ से बढ़कर 23.8 लाख करोड़ का कर्जा देश के किसान पे इस सरकार के कार्यकाल में, जो आज कर्ज के बोझ के तले किसान दबा है। और ना ही कोई कर्ज माफ़ी हुई, जो जैसे हमारे समय कर्ज माफ़ी हुई थी यूपीए सरकार के समय में, तो ना तो कोई व्यापक कर्ज माफ़ी का कोई योजना सरकार लेके आई, ना उस रूप से एमएसपी को बढ़ाकर किसान को देने का काम किया। तो किसानों की ये जो मांग है एमएसपी को लेके जायज़ मांग है। हम सरकार से कहना चाहते हैं बार बार, किसानों के साथ आप ही ने वायदा किया था किसान आंदोलन में, सरकार बैठे किसान के साथ और बातचीत के माध्यम से तुरंत देश के किसान को एमएसपी पे जो आपके द्वारा की गई एक वायदा था कि उस पर कानून बनेगा, उस वायदे को सरकार बातचीत के माध्यम से पूरा करे और इसका समाधान करे। देखिए, सबसे पहले तो मैं नफे सिंह राठी जी को श्रद्धांजलि देता हूं। और ये आज पूरा हरियाणा और हमारा इलाका शोकगुल है। ईश्वर उस परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहन करने की, और अपने चरणों में नफे सिंह जी की आत्मा को स्थान दे। हरियाणा प्रदेश में हर रोज़ हत्या, फायरिंग, फिरौती, अपहरण, रेप के मामले जिस तरह से आ रहे हैं, जो प्रदेश हमारे समय में कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय में विकास के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज वो प्रदेश अपराध प्रदेश के रूप में उस प्रदेश की पहचान बन रही है देश में। जो भी आंकड़े भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके अनुसार हरियाणा हर प्रकार के अपराध में देश में अपराध दर में हरियाणा सबसे आगे है। एनसीआरबी गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह जी के महकमे द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा रेप में देश में नंबर 1 है। हरियाणा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, किडनैपिंग में, अपहरण में, डकैती में, डकैती का दर हरियाणा में देश में नंबर 1, किडनैपिंग का दर नंबर 1, और मर्डर में देश में नंबर 2, मर्डर रेट हरियाणा में नंबर 2। और यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचांक एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिस राज्य को मोदी सरकार देश में सबसे असुरक्षित राज्य करार दे, उस राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर बयान दे रहे हैं। जब नूह में परिस्थिति तनाव आया तो उसके बाद उनका बयान आपने देखा होगा कि राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना किसी भी प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है।
अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का ये बयान दें, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना संभव नहीं है किसी प्रदेश सरकार के लिए, तो नागरिक कहां जाए? जब एक प्रमुख पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक, उनको सरेआम यूं गोलियों से भूना जाएगा, तो आम नागरिक जिनसे फिरौतियां मांगी जा रही हैं, जिनके बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं, पिछले एक हफ्ते के अंदर या पिछले 2 हफ्ते के अंदर खरखौदा में क्या हुआ, सापला में क्या हुआ, बहादुरगढ़ में फायरिंग क्यों हुई, तोशाम में एक व्यापारी के बच्चे को अपहरण क्यों गया। मैं एक एक जगह गया, इनमें से बहुत जगह, लेकिन सरकार से हम जंगल राज का जब सवाल पूछते, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज दुख की बात है, आपको याद होगा जब हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार आई थी कांग्रेस पार्टी की, तो पहला टारगेट हरियाणा के से बदमाश और गैंगस्टरों का सफाया करना था। और 10 वर्ष के हमारे कार्यकाल में कोई अपराध की कोई बड़ी घटना ऐसी जैसी आज एक के बाद एक हरियाणा में हो रही हैं। दोबारा से 2004 से पहले वाला जो हरियाणा में चौटाला सरकार के समय का जंगल राज था, आज हरियाणा में उस प्रकार की परिस्थिति दोबारा से बनी है। और इस मामले में मैं कहना चाहता हूं, इस मामले में तो यह बात आई है सामने कि उन्होंने बार बार सरकार से अपील करी थी, लिखित रूप से सरकार को दिया था कि उनकी जान को खतरा है। वो बार बार जो है सरकार के अलग अलग नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और कहा गया था कि हमें इस तरह की धमकियां मिल रही है, इस तरह खतरा है और सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। और इसी बहादुरगढ़ में एक हफ्ते पहले दुकानों में घुस के फायरिंग करी अंडर एज शूटर्स ने। मैं गया, एक दुकान में मैं जाके आया था, मगर सरकार को कोई परवाह नहीं है। और अंडर एज शूटर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज एक तरफ आप पक्की भर्ती बंद आपने कर दी, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, और अंडर एज शूटर सबसे ज्यादा देश में आज हरियाणा से आ रहे हैं। पीछे पंजाब में भी एक कुख्यात इस प्रकार का मामला आया था, वहां भी हरियाणा के शूटर दिखाई दे रहे थे। तो ये स्थिति आज आ गई हरियाणा में। आज ये सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लें। 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा में इस तरह का जंगल राज क्यों स्थापित हुआ? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों हुआ 10 साल की इस सरकार के बाद? और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लगातार केवल अपराध ही नहीं, हरियाणा में लगातार बहुत से बार कानून व्यवस्था की व्यापक विफलता हुई। आपने देखा, नूह का उदाहरण अभी ताजा है। इनके सबके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? आज हरियाणा के लोगों में रोष है, हरियाणा के लोगों में गुस्सा है और सरकार से हम लोग जवाब मांग रहे हैं और जवाब लेके रहेंगे। देखिए, ये अभी जांच का विषय है कि कौन इसमें शामिल हैं और ये राजनीतिक साजिश है या क्या है, ये जांच का विषय है। इसीलिए जब तक पूरी जांच सामने नहीं आएगी, इस पे अभी मैं कोई और टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो भी बातें आ रही हैं, एक बहुत गंभीर, पूर्णतः हरियाणा के अंदर क्यों गैंगस्टर एक्टिव हो गए। आज एक एक शहर का मैंने नाम लिया, मैं एक एक दुकान का नाम लेना चाहता हूं। मातूराम हलवाई के से गोहाना के अंदर फिरौती क्यों मांगी गई? सापला के अंदर क्यों गोलियां चलाई गई? बहादुरगढ़ के अंदर पिछले हफ्ते 2 दुकानदारों पे फायरिंग होकर, जब मैं गया इन दुकानों में, सापला हुड्डा साहब गए, तो शाम में एक व्यापारी के बच्चे को अपहरण करके कैसे फिरौती करी गई। खरखौदा के अंदर गंभीर हत्या का मामले क्यों सामने आए? तो ये मैं पिछले 15 दिन की बता रहा हूं और पूरे साल की तो आपको मोदी सरकार बता रही है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो
सामाजिक प्रगति सूचांक जारी किया गया, उसमें हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश है, जिसमें नागरिक सुरक्षा के मामले में सरकार को 100 में से 33 अंक मिले। प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं और गृह मंत्री जी ये बता रहे हैं कि अपहरण दर देश में सबसे ज्यादा है, डकैती दर देश में सबसे ज्यादा है, बलात्कार दर देश में सबसे ज्यादा है और हत्या दर देश में दूसरे नंबर पर हरियाणा के अंदर है। यूपी के मुकाबले हरियाणा में 2.5 गुना अपराध। आज भारत सरकार के आंकड़े क्यों दर्शा रहे हैं, जहां पूरा निवेश एक समय गुड़गांव, फरीदाबाद और हरियाणा के अंदर होता था, आज वहां नोएडा की तरफ जो फैक्ट्रियां जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो ये मैं समझता हूं कि ये जो है मामला बहुत अत्यंत गंभीर है। आज सदन भी है, आज विधानसभा भी है, कांग्रेस के सारे विधायक वहां सरकार से जवाब लेने का काम करेंगे। अभी हमारा पूरा इलाका शोकुल है, मैं यहां से स्वयं जा रहा हूं बहादुरगढ़, और जो है अंतिम संस्कार में हम लोग पहुंचेंगे और सरकार से इसका जवाब लेंगे।